नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलते हैं, इतनी रिसर्च के साथ खोलते हैं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं यहां से। और ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी, तो उन्हें भी दिखाइए ना। बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस, फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं, सबसे पहले वो बता दूं। अपना राष्ट्रपति बनवाकर नरेंद्र मोदी ने 2024 की जीत तय कर ली है क्या? इस सवाल का जवाब आपके सामने रखूंगा। जो 75 साल में किसी ने सोचा ही नहीं, करना तो छोड़िए, सोचा ही नहीं, वो मोदी ने कैसे किया, यह भी आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की कंप्लीट लिस्ट लेकर आया हूं। कहां कहां लोगों ने गच्चा दे दिया, आज वो भी बताऊंगा। ममता बनर्जी को किसने फ्रॉड बता दिया, इसका चैप्टर भी है। गांधी परिवार का वो जिन्न जो अब उन्हें ही डरा रहा है, उस जिन्न के बारे में भी बताएंगे। मुसलमान का वोट क्या थोक के भाव में ओवैसी को शिफ्ट हो रहा है, जरा इसको लेकर कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। और आखिर में रेल किराए में बुजुर्गों की बंद रियायत का चैप्टर भी खोलूंगा। और देश के जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी आवाज बनेगा पाठशाला। लेकिन शुरुआत करते हैं पाठशाला की, और सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव का वो चैप्टर जिसमें 2024 में पीएम मोदी की जीत पक्की हुई या नहीं, ये बताओ। आज देश ने एक इतिहास बनाया है, और यह इतिहास उस सोच से बना है जो सोच आज तक किसी के पास नहीं थी। किसी ने सोचा ही नहीं भाई। 70 साल हो गए, 70 साल से ज्यादा आजादी के हो गए। किसी को यह दिमाग में ही नहीं आता था कि देश में आदिवासी भी सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है, राष्ट्रपति भवन जा सकता है। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, सोच के लेवल पर ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। लेकिन वो कैसे, उस पिछड़े वर्ग के लिए भी सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी गांधी नाम का इस्तेमाल करती है, लेकिन गांधी जी कहते थे कि लाइन में जो आखिरी व्यक्ति है उसके बारे में सोचिए, तब असली सियासत है। वो तो 70 साल में नहीं हुआ, लेकिन जो लोग पीछे रह गए, दलित आदिवासी, उनके बारे में अब सोचा जा रहा है। इससे पहले किसी ने सोचा नहीं कि एक आदिवासी को भी राष्ट्रपति पद पर बैठना चाहिए। देश में सबसे पिछड़े वर्ग को सबसे बड़ा मौका अगर किसी ने दिया तो पिछले 75 साल में वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी ने नहीं किया। और इसलिए आज राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत ऐतिहासिक है। वैसे तो यह होना चाहिए था कि जब पहली बार किसी आदिवासी वर्ग से आने वाले उम्मीदवार का नाम सामने आया था और उसकी जीत तय भी थी। ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन था, चलो देखते हैं कौन जीतेगा, हमारा तुम्हारा वाला। तय था कि बनेगी, कितने मार्जिन से बनेगी वो उसको लेकर बहस थी। तो इसलिए जब तय था और सबसे पिछड़े वर्ग से कोई आ रहा था तो सबको समर्थन करना चाहिए था और द्रौपदी मुर्मू का निर्विरोध चुना जाना चाहिए था। लेकिन एक व्यक्ति के विरोध की राजनीति ने ऐसा भी नहीं होने दिया इस देश में। सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करने के नाम पर एक कैंडिडेट खड़ा करके छोड़ दिया गया। यह भी नहीं कि बहुत सपोर्ट किए, खड़ा किए और छोड़ दिए। फिर वो भाई साहब अपना घूम घूम के बोलते रहे कि लोकतंत्र मर जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, बोलते रहे। राहुल गांधी छुट्टी पे चले गए, ममता बनर्जी जिन्होंने नाम आगे किया था वो कहां थी, किसी को पता ही नहीं। लेकिन खड़ा कर देना था कि हम टक्कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, बस इसलिए। और इसलिए एक आदिवासी महिला के वहां पहुंचने का सेलिब्रेशन भी एकजुटता के साथ नहीं हो पाया। फिर भी बड़े अंतर से द्रौपदी मुर्मू जीत गई और बड़ी संख्या में उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग भी। सबसे पहले आपको जरा क्रॉस वोटिंग के बारे में बताता हूं, क्योंकि यशवंत सिन्हा तो कह के गए थे कि लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और उनके पक्ष में वोट कर देना चाहिए। लोगों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी तो क्या किया, जरा पहले वो बताता हूं, फिर 2024 और वगैरह पर आऊंगा। लेकिन पहले जरा देखिए कि अंतरात्मा की आवाज ने एनडीए के पक्ष में कैसे क्रॉस वोटिंग करा। तो क्रॉस वोट जो पड़े हैं एनडीए के पक्ष में, यानी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, जिन लोगों ने अपनी पार्टी की सोच से अलग जाकर वोट किया। 17 सांसद
जिनकी बात की जा रही है, उन्होंने क्रॉस वोट किया और विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया वो 104 बताया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू, इनको कितना वोट मिला? इनको मिला 540 वोट। इसका वैल्यू के हिसाब से जीत मिलती है, लेकिन वोट के बारे में आपको बता रहा हूं, संसद के अंदर कितना वोट मिला। और यशवंत सिन्हा, इनको कितना वोट मिला? 208। तो एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोट करने वाले विधायक जो रहे, उनमें अगर आप देखेंगे राज्यभर आपको बताऊं तो असम से 22 विधायकों ने क्रॉस वोट किया द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। मध्य प्रदेश से 19 लोगों ने क्रॉस वोट किया है। महाराष्ट्र से 16 लोगों ने क्रॉस वोट किया है, 16। गुजरात से 10। यहां पर अभी चुनाव भी होना है तो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड से 10, ये विधायकों का बता रहा हूं अभी आपको, 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। छत्तीसगढ़, यहां कांग्रेस की सरकार है, यहां भी अगले साल चुनाव होना है, यहां पे भी क्रॉस वोटिंग हो गई और 6 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया। बिहार से 6, गोवा से 4, हिमाचल प्रदेश एचपी से 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, यह भी खबर है। तो यह आप आंकड़ा देख रहे हैं कि असम जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर क्रॉस वोटिंग हुई है। ऐसा कंफ्यूजन तब होता है जब कोई रणनीति नहीं होती। भाई आपने फजीहत ही ना कराई, आपका कैंडिडेट तो जीतना नहीं था। दूसरा, आप मिलकर वोट नहीं कर रहे हो, ये भी क्लियर हो गया। एक तो अगर आप दिमाग लगाते, थोड़ा 2 कदम आगे सोचते, जो 75 साल में नहीं सोचा था वो सोच पाते, तो ये वेट नहीं करते कि बीजेपी कौन कैंडिडेट उतारी। आप बीजेपी को फंसा देते, आप अपना कैंडिडेट उतार देते, आप किसी आदिवासी को कैंडिडेट बना देते और फिर बीजेपी फंस जाती कि अब हम क्या करें, कैसे मना करें, हम कैसे एंटी आदिवासी दिखें। वो आपसे नहीं हुआ, वेट कर रहे थे कि पहले बीजेपी उतारे तब हम सोचेंगे। तो सोचते रहिए, सोच गए आप, सोचते रह गए, वो खेला करके चले गए। और आप देखिए विपक्ष के पास कैसे रणनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी का 2024 में जीतना क्यों इस चुनाव से लग रहा है कि तय होता जा रहा है? क्योंकि विपक्ष एकदम खत्म है, रणनीति है ही नहीं। जिसको कहते हैं आप रणनीति के लिहाज से बैंकरप्ट हैं। ताला खोलिए, अंदर कुछ नहीं मिलता इन लोगों के पास। और यह आपको उदाहरण से बता देता हूं, राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव हो, आपको एग्जाम्पल देता हूं। दोनों में विपक्ष ने वो कैंडिडेट चुने जिनसे कोई सियासी संदेश ही नहीं जाता। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स मैसेजिंग होती है बॉस। नरेंद्र मोदी ने मैसेज दे दिया देश के आदिवासियों को, देश के पिछड़ों को, देश के शोषितों को कि तुम्हारे बारे में मैं सोच रहा हूं, हमारी पार्टी सोच रही है। और आप उसके खिलाफ एक तो कैंडिडेट उतारते हैं, और जो लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं अरे ये तो ईडी के डर से कर दिए। तो उनका भी क्रेडिबिलिटी खींच लिए कि भी आदिवासी के साथ नहीं है, वो भी किसी डर से कर रहे हैं। तो अपना तो गड्ढे में गिरे ही, दूसरे को पकड़कर गिरा रहे हैं। विपक्ष को कोई सियासी फायदा नहीं मिला, कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग हो ही नहीं पाई। जबकि पीएम मोदी ने वो दांव चले जिसने विपक्ष की एकता को भी तोड़ दिया और बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया। कैसे? देखिए, पीएम मोदी को क्रेडिट जाता है कि पहली बार देश में कोई आदिवासी, और वो भी महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन रही है। ये तो विपक्ष नहीं कर पाया। विपक्ष के कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई मैसेज देना तो दूर, ये उल्टा मैसेज चला गया कि विपक्ष चेहरा भी ठीक से नहीं चुन पाता। पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम को आगे करके विपक्ष के कई दलों को आदिवासी कैंडिडेट के नाम पर साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव में हारा भी और खुद पर आदिवासी विरोधी होने का नया नैरेटिव भी बीजेपी के हाथ में दे दिया कि ये तो चाहते ही नहीं थे। देख लीजिए, अब बीजेपी कहीं जाएगी तो क्या बोलेगी कि ये लोग देखिए देश के पिछड़ों को आगे ही नहीं आने देना चाहते थे, वरना समर्थन ना करते द्रौपदी जी का। अब बताइए मैसेजिंग किसके पक्ष में गई? राष्ट्रपति चुनाव के जरिए पीएम मोदी ने अपनी सियासी ताकत भी दिखा दी और 2024 का एक तरह से ट्रेलर दिखा दिया। जबकि विपक्ष की एकता की पोल खुल गई और 2024 के बारे में करीब करीब यह तय हो गया कि मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष को एकजुट करना आसान नहीं है।
क्या आप खुद सोचिए, विपक्ष के दो बड़े नेता, एक ममता बनर्जी, एक सोनिया गांधी, दोनों महिला थी। दोनों अगर आदिवासी नहीं भी तो एक महिला को सपोर्ट कर सकती थी। दोनों ने नहीं किया, उनकी पार्टियों ने नहीं किया। ममता बनर्जी ने तो सबसे पहले यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया और उसके बाद उनकी पार्टी गायब हो गई। यशवंत सिन्हा को छोड़ दिया कि अब तुमको उतार दिया, तुम अपना लड़ो, देखो, वैसा वाला हाल हो गया। राहुल गांधी छुट्टी मनाने बाहर चले गए और बीजेपी, जिसकी जीत तय थी एनडीए की, वो बीजेपी के लोग द्रौपदी मुर्मू को जगह जगह ले जा रहे थे, मिलवा रहे थे, फोन कर रहे थे और कह रहे थे कि भैया इनको वोट दे दीजिए। तो 2024 के लिए जब आप राष्ट्रपति के चेहरे पर विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया तो पीएम की कुर्सी के लिए क्या एकजुट होंगे? ये तो मैसेज चला गया। अब क्या आप 2024 में हराएंगे? ना आपके पास रणनीति है, ना सोच है, ना चेहरा है, ना एकता है, ऐसे हराएंगे आप? और विपक्ष का कंफ्यूजन देखिए, इतना मजेदार है ये, सुनिए आप। जिन यशवंत सिन्हा ने टीएमसी से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, उनके प्रचार में लगा कौन? कांग्रेस लगी हुई थी, जबकि वो ममता बनर्जी की तरफ से आगे बढ़ाए गए कैंडिडेट थे और खुद ममता बनर्जी प्रचार से दूर रही। अरे ये तो गजब है, कैंडिडेट दे दिया और भूल गई, और जिसको कांग्रेस पार्टी जो अपना कैंडिडेट नहीं उतारी वो इनके लगी थी समर्थन में। जिन मार्गरेट अल्वा को विपक्ष ने उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया, उन्हें टीएमसी ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस टीएमसी के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस मार्गरेट अल्वा को उतार रही है, तो टीएमसी कह रही है कि ना हम नहीं समर्थन कर रहे। ये कहां टीएमसी ने कि हमसे पूछा ही नहीं, तो हम कैसे मार्गरेट अल्वा को सपोर्ट कर दें? अब लीजिए, हो गया। ये वैसे हो गया कि आप जो है दोस्त के साथ बाइक पर बैठ के गए, बिना पेट्रोल भराए, उसके साथ रोज स्कूल जा रहे थे, वो ले भी जा रहा था। अब जब आपकी बारी आई कि आप बाइक पर ले जाए तो बोले उतरो, अपना जाओ, हम क्यों लेके जाएंगे, मेरे पापा तुम्हारे लिए पेट्रोल भराए हैं। हो गया, अब ले जाइए लंगड़ाते हुए, पैदल पैर घसीटते हुए। ये कांग्रेस की हालत ममता बनर्जी ने कर दी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, एक बार सुनिए उन्होंने आज क्या कहा है। I'm objecting to the process. The opposition candidate was announced without consulting and deliberating and interacting with a party which has 35 MPs in both the house. And also ideologically, I cannot support the NDA candidate, come what may. So that is the reason we have decided to refrain ourselves from participating in the voting process. लिए अब ये वोटिंग में पार्टी नहीं लेगी तो क्लियर हो गया ना भाई, 2024 के पहले क्लियर हो गया, कांग्रेस टीएमसी का नहीं बन रहा है। क्या लड़ेंगे ये लोग, क्या हराएंगे 2024 में नरेंद्र मोदी? अब टाइमिंग ये देखिए कि टीएमसी ने उस दिन विपक्ष की उपराष्ट्रपति कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा को सपोर्ट ना करने का ऐलान किया जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए और विपक्ष की बड़ी सामूहिक हार हुई है। मतलब आपके घर में आपका बेटा फेल हो गया और आपके चचा उसी दिन पार्टी दे रहे हैं, तो आपके दुख में नहीं ना शामिल हैं। ये क्लियर हो गया, दोनों परिवारों में नहीं बन रही है, दिख गया। बाहर मोहल्ले को पता चल गया कि भले बोलते हो एक परिवार है लेकिन ये एक है नहीं। वहां बेटा फेल हो गया है, घर में मातम पस रहा है और ये पार्टी दे रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं। तो ये हालत हो गई है विपक्ष की। इससे भी दिलचस्प बात आपको बताता हूं। इस दिलचस्प बात की टाइमिंग भी देखिए कि जिस दिन सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही थी, उस दिन ममता बनर्जी ने बंगाल में बड़ी सियासी रैली की है। यानी जिस पूरा विपक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहा है, उस दिन ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सोनिया गांधी के साथ क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, वो अपनी रैली कर रही है। देखिए इधर ममता बनर्जी की रैली चल रही है, उधर कांग्रेस जो है वो छाती पीट रही है कि सोनिया गांधी को ईडी ने बुला कैसे लिया पूछताछ के लिए। यहां भी कोई एकता नहीं है। अब कर लीजिए आप लोग 2024 की तैयारी, ना सोच है ना एकता है, कैसे हराइएगा? अच्छा, एक और दिलचस्प बात सुनिए। टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर मार्गरेट अल्वा का सपोर्ट नहीं करेगी तो करेगी क्या? टीएमसी ने क्लियर कह दिया है कि वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। मतलब क्या हुआ कि एनडीए के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को फायदा होगा, क्योंकि टीएमसी के नंबर विपक्ष के नंबर में जुड़ेंगे नहीं और विपक्ष कमजोर होगा। यानी एक तरह से ममता बनर्जी उन्हीं जगदीप धनखड़ की मदद कर रही हैं जिन जगदीप धनखड़ से राज्यपाल रहते हुए उनका बड़ा टकराव चल रहा था। तो ये तो विपक्ष की हालत है। अच्छा, इतना ही नहीं, अब देखिए क्या हो गया। विपक्ष उधर बीजेपी सड़क पर सेलिब्रेट कर रही है कि देखिए हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिया, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर प्रदर्शन कर रही है कि हमारी मैडम को कैसे ईडी ने बुला लिया पूछताछ के लिए। पब्लिक देख ना रही है कि सड़क पर कौन क्या कर रहा है। और विपक्ष की एकजुटता की बात करने वाली टीएमसी और कांग्रेस के बीच इतनी कड़वाहट है
कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को फ्रॉड कह दिया। सुनिए। पॉलिटिकल लायर टू द पावर इन्फिनिटी, তার নাম মমতা ব্যানার্জি। পলিটিক্যাল ফ্রডস্টার টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি, তার নাম মমতা ব্যানার্জি। পলিটিক্যাল ইম্পোস্টার টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি, তার নাম মমতা ব্যানার্জি। মিলে নেবেন আমার কথা। कह रहे ममता बनर्जी बहरूपियां हैं, पॉलिटिकल फ्रॉडस्टर हैं। बताइए कितना नाराज चल रहे हैं। ममता बनर्जी के कैंडिडेट को जिताने के लिए सब कर रहे थे, आज हार गए और ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी का सपोर्ट नहीं किया कि भाई ईडी के से क्यों पूछताछ हुई, तो आज कह रहे ममता बनर्जी जो है वो फ्रॉडस्टर। ये आपकी दोस्ती है, ऐसे हराइएगा 2024 में। सब एक बार में सामने आ गया पब्लिक। पीएम मोदी और विपक्ष के बीच एक बड़ा अंतर यह भी है कि जहां पीएम मोदी जीत तय होने के बाद भी अपनी टीम से मेहनत करवाते हैं, पूरा जोर लगवाते हैं कि पहले से भी बड़ी जीत मिले, वहीं विपक्ष सिर्फ कैंडिडेट का नाम देकर सुस्त पड़ जाता है, एक तरह से सरेंडर ही कर देता है। द्रौपदी मुर्मू की जीत तय थी, फिर भी बीजेपी ने उनके लिए कैसे जोर लगाया आपको बताता हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभाला, उनके साथ राजनाथ सिंह जुटे। कोई ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे नेताओं को लगा दिया कि अरे जीत ही रहे तुम लोग कर लेना, नहीं, बीजेपी अध्यक्ष लगे, राजनाथ सिंह जैसे सीनियर नेता लगे। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह दोनों ने एनडीए और यूपीए के घटक दलों से खुद बात की, यूपीए के घटक दलों से भी बात की, यह नहीं कि उनको छोड़ दिया। द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत को पक्का करने के लिए बीजेपी ने 14 सदस्यीय प्रबंधन टीम बनाई। झारखंड में जेएमएम समर्थन हासिल करने के लिए भी बीजेपी ने खास रणनीति बनाई थी। दिल्ली में अमित शाह और हेमंत सोरेन की मुलाकात इसी रणनीति का हिस्सा थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन के साथियों का साथ छोड़कर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। लखनऊ में डिनर डिप्लोमेसी के जरिए शिवपाल यादव और दूसरे नेताओं का सपोर्ट हासिल किया गया। यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के वोट के लिए खुद अमित शाह ने राजभर को फोन किया। वो राजभर जो यूपी इलेक्शन के बाद बीजेपी को पानी पी पी के कोस रहे थे, उनको अमित शाह ने फोन किया। और ऐसा नहीं था कि उनके 2-4 वोट से कोई बहुत बड़ा चुनाव पर असर पड़ जाता, लेकिन अमित शाह ने खुद फोन करके राजभर से समर्थन मांगा। और उस फोन का असर क्या हुआ आप सुनाऊं आपको, सुनिए राजभर को। यशवंत सिन्हा जी और उनके वोट दिलाने वाले लोग आज तक मुझसे वोट मांगे ही नहीं, और इधर द्रौपदी मुर्मू जी ने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, गृह मंत्री जी ने वोट मांगा, वित्त मंत्री जी ने वोट मांगा। इधर तो वोट मांग रहे हैं, उधर तो मांगू नहीं रहे हैं। आप समझ में आया क्रॉस वोटिंग कैसे होती है? अरे भाई इधर वाला इज्जत दे रहा है, इधर वाला मान दे रहा है, इधर वाला ट्राई कर रहा है, उधर वाले तो कह रहे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, पूछ ही नहीं रहा है, किस बात, जाओ दे दिया दूसरे को। ये होती है पॉलिटिक्स, ये होती है रणनीति, ये होती है मेहनत, ये होती है मैसेजिंग। विपक्ष में सब गायब है। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के बाद बीजेपी ने पहले उन दलों को जोड़ा जो नॉन एनडीए और नॉन यूपीए में आते हैं। इसमें नवीन पटनायक की बीजेडी का नाम शामिल है, जिसने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होते ही समर्थन कर दिया था। इसके बाद बीजेपी ने एक एक कर वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, अकाली दल का समर्थन जुटाया। इसके बाद बीजेपी ने एंटी एनडीए पार्टियों को अपने साथ जोड़ा। इसमें जेएमएम, शिवसेना, सुभासपा, जेडीएस, टीडीपी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी सब शामिल थे। यह होती है मेहनत। अब जरा विपक्ष का हाल दिखा। राष्ट्रपति चुनाव से एक हफ्ते पहले राहुल गांधी विदेश चले गए। ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा के कैंपेन से किनारा कर लिया। यशवंत सिन्हा बंगाल में प्रचार करने के लिए गए ही नहीं। यशवंत सिन्हा के नाम पर यूपीए के सहयोगियों ने भी सपोर्ट नहीं किया। यशवंत सिन्हा नॉन एनडीए, नॉन यूपीए दलों का भी सपोर्ट नहीं ले पाए। विपक्ष कहीं से लड़ता दिखा नहीं, पहले से ही हार मानता हुआ दिख रहा था। बस नाम के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वो क्या कह रहे हैं, हम सीए नहीं आने देंगे, हम नहीं आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ईडी के जरिए जीत रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अरे भैया मेहनत कर रहे हैं तब जीत रहे हैं। और आप कह रहे हैं ईडी और पैसा से जीत रहे हैं, तो इसका मतलब क्रॉस वोटिंग करने वालों को आप कह रहे हैं कि ये आदिवासी के साथ नहीं है, ये पैसा लेकर और ईडी के दबाव में वोट कर रहे हैं। हार को भी ना थोड़ी शालीनता से स्वीकार करना चाहिए। अब यशवंत सिन्हा जी ने एक चिट्ठी लिखी है, उसमें थोड़ा बहुत बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन ये पहले भी होना चाहिए ना। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में तो विपक्ष अपनी गलती समझ चुका था, तो लगा शायद उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष नई रणनीति के साथ आएगा, लेकिन फिर से ब्लंडर, राजनीतिक ब्लंडर का रिपीट टेलीकास्ट हुआ।
बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया तो विपक्ष ने फिर मार्गरेट अल्वा को उतार दिया। वही मार्गरेट अल्वा जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार की मंत्री रही, फिर बाद में कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर बोली। 2008 में मार्गरेट अल्वा ने कांग्रेस पार्टी पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। मार्गरेट अल्वा के नाम पर विपक्ष कोई राजनीतिक संदेश नहीं दे रहा। मार्गरेट अल्वा कर्नाटक से आती हैं, वो ईसाई समुदाय से आती हैं जिनकी कर्नाटक में आबादी 2% से कम है। जगदीप धनखड़ किसान के बेटे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, जाट समुदाय के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। और आप देखिए 2024 में भी उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और आप सोचिए कि अगर आज जगदीप धनखड़ का नाम वाइस प्रेसिडेंट के लिए दे दिया गया, जाएंगे, उसमें कुछ दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जाटों के बीच मैसेजिंग चली गई कि भाई नरेंद्र मोदी जाटों के बारे में सोच रहे हैं। कल को अगर कोई और काम हो या अगर मान लीजिए कृषि कानून भी फेरबदल के साथ लाया जाए तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां कुछ विरोध था वहां जाकर बात करने के लिए माहौल तो होगा। कोई पॉलिटिक्स सोचते ही नहीं है ये लोग विपक्ष में, पता नहीं कैसे पॉलिटिक्स करते हैं भाई। साफ है कि 2024 में पीएम मोदी की टक्कर में कोई दूर दूर तक है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास वो जज्बा नहीं है जो पीएम मोदी के पास है। आप याद कीजिए कि इसी साल मार्च में जब बीजेपी ने दोबारा यूपी जीती थी तो अगले ही दिन पीएम मोदी कहां गए थे? गुजरात चले गए थे, क्योंकि गुजरात में दिसंबर में चुनाव होने। ऐसा नहीं हुआ कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद पीएम मोदी और उनकी टीम ने आराम किया, बोले जरा अब आते हैं इटली घूमकर, थाईलैंड घूमकर, कहीं कहीं घूमकर आते हैं। ये सब नहीं हुआ। वो गुजरात चुनाव में लग गए और इसी पर फोकस भी कर लिया और उसके बाद से कई बार गुजरात जा चुके हैं। अप्रैल से अब तक यानी 4 महीने में पीएम मोदी 5 बार गुजरात जा चुके हैं। गुजरात में 24 साल से बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद पीएम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये है मेहनत कर रहे हैं, फिर रिजल्ट आएगा तो कोई ईवीएम को कोसेगा, कोई ईडी का गाना गाएगा, यही चलेगा। मेहनत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ गुजरात कांग्रेस की रणनीति बिखरी हुई नजर आ रही है। 2017 से अब तक कांग्रेस के 13 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अभी गुजरात में क्रॉस वोटिंग का आपको बता ही दिया। कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं वहां पर। हाल ही में हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे तो राहुल गांधी बीच में 1-2 बार गुजरात जा चुके हैं, लेकिन वो वहां क्या मैसेज दे रहे हैं ये किसी को समझ से नहीं आ रहा। राहुल गांधी की एक पुरानी बात आपको सुनाता हूं जो उन्होंने गुजरात के द्वारका में कही थी। वो वीडियो बड़ा वायरल भी हुआ था, एक बार वो सुनिए उन्होंने जाकर वहां क्या कहा था। सच बताऊं तो कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए यहां पे मतलब तूफान लाने के लिए 25-30 लोगों की जरूरत है। 100, 200, 500, 1000 की नहीं। अगर आप में से 25 लोग मन बना लो कि क्यों भैया अब ना हम बीजेपी को यहां से उड़ा के आउट कर देंगे। 25 लोग, मुझे 26 नहीं चाहिए और उसको भी मैं डेवलप कर सकता हूं। मुझे 25 भी नहीं चाहिए, 5 चाहिए। 5 लोग मुझे मिल जाएं और उन 5 लोगों को 5 लोग मिल जाएं, काम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? अगले 6 महीने में, 1 साल में, कितना समय है इलेक्शन है? 8 महीने क्या करना है? हमें खोजना है। इन्हीं लोगों में से ठाकुर जी, आपका काम क्या है? आपका काम इस भीड़ में से वो 25, 30, 40 लोग निकालने हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की शक्ति, सपोर्ट उनको देना है। ये कुछ महीने पहले राहुल गांधी गुजरात गए थे। अब ये मेहनत तो कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे 25 लोग चाहिए। अब भीड़ में से 25 लोग खड़े ही हुए थे कि बोले मुझे 5 चाहिए। अब वो 25 आपस में देख रहे हैं कौन 20 बैठेगा, तो हुआ चलो 20 बैठ जाते। वो 5 खड़े हुए तो बोले अब वो 5 को और 5 बनाना है, तो फिर वो देखने लगे, अब 5 और खड़ा हो गया। फिर बोले लास्ट में 25-40 और चाहिए। अब सब कंफ्यूज है कि लास्ट में चाहिए कितना। इनको ये भी नहीं पता है कि चुनाव कितना, बगल वाले से पूछ रहे हैं कितने दिन बाद चुनाव। अब फिर गुजरात में कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो वाला नहीं है। बीजेपी और विपक्ष के बीच का अंतर आप महाराष्ट्र में भी समझिए। वहां शिंदे गुट के ठाकरे के खिलाफ बगावत के बाद एक तरह से विपक्ष ने सरेंडर कर दिया। शरद पवार जैसे नेता जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो भी सरकार नहीं बचा पाए।
लेकिन बीजेपी ने सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई, 2024 की प्लानिंग को भी मजबूत किया और इस प्लानिंग में यह था कि शिवसेना को ठाकरे परिवार के कब्जे से बाहर निकाला जाए। इसी के तहत देवेंद्र फडणवीस को सीएम ना बनाकर डिप्टी सीएम बना दिया और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। अब एकनाथ शिंदे ने असली शिवसेना होने के दावे पर कई कदम आगे बढ़ा दिए। पहले महाराष्ट्र के 40 विधायक साथ आए, फिर 3 नगर निगमों के 189 कॉर्पोरेटर आ गए, फिर 153 कॉर्पोरेटर आ गए, फिर 12 लोकसभा सांसद शिवसेना के शिंदे गुट के साथ आ गए। लोकसभा में शिंदे गुट के राहुल शैवले को नेता नियुक्त कर दिया गया। शिंदे पुरानी कार्यकारिणी भंग करके नई कार्यकारिणी बना चुके। साथ ही साथ चुनाव आयोग से असली शिवसेना और तीर धनुष चुनाव चिन्ह की भी मांग कर दी। लंबी प्लानिंग चल रही है और यहां आरोप ही खेल रहे हैं। इस वजह से जीत गए, उस वजह से जीत गए। यह आपको उदाहरण के साथ समझा रहा हूं कि अगर विपक्ष का रवैया यह रहा जो आज फिर से दिखा राष्ट्रपति चुनाव, तो बॉस 2024 भी ना हो पाएगा। कीजिए मेहनत। लेकिन आज तो कांग्रेस की मेहनत कहीं और लगी थी, वो भी आपको दिखा देता हूं। पाठशाला में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का चैप्टर खोलता हूं। एक कहावत है, जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। मौजूदा राजनीति में कांग्रेस के लिए कहावत बिल्कुल सटीक है। जिस ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2005 में कांग्रेस ने ताकतवर बनाया और इसी ताकत के बल पर दूसरी पार्टी के नेताओं को डराने, छापे डलवाने का उन पर आरोप लगा, भ्रष्टाचार के जांच के नाम पर परेशान करने का आरोप लगा, आज वही जांच एजेंसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर रही है, तो कांग्रेस को गुस्सा आ रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से करीब 2 घंटे पूछताछ की। दिन में करीब 11:30 बजे सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा के साथ दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां करीब 2 बजे तक उनसे पूछताछ हुई। अब सोनिया गांधी से अगली पूछताछ 25 जुलाई यानी सोमवार को होनी है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वैसे ही जैसे जब राहुल गांधी से प्रदर्शन पूछताछ के दौरान किया था। इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया, वैसे ही जैसे राहुल गांधी से पूछताछ के समय सत्याग्रह नाम दिया। लेकिन सत्याग्रह के नाम पर जमकर हंगामा हुआ, आगजनी हुई, ट्रेन रोकने की कोशिश हुई, आम लोगों की परेशानी बढ़ाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान एक कार में आग लगा दी। जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन फायर फाइटर टीम की सूझबूझ से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। अच्छा, आग जिस गाड़ी में लगा रहे हैं, गौर किए हैं? पुराना वाला मारुति 800 में लगा रहे हैं। अगर इतना ही मन में वो था दुख तो महंगी गाड़ी में लगाते, लेकिन दिखाने के लिए गाड़ी में आग लगा रहे कि देखिए मैडम, ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हो, हमने गाड़ी में आग लगा दी। अच्छी बात है। या गाड़ी में आग लगा के सत्याग्रह होता है। हैदराबाद में कांग्रेस के लोगों ने स्कूटी में आग लगा दी। दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर लेट गए, उन्होंने ट्रेन रोकी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चंडीगढ़ में तो गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए। सड़क पर लगे बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे कांग्रेसी समर्थकों पर पानी की बौछार करनी पड़ी, जिसके बाद वो काबू में आए। यह है सत्याग्रह। गांधी परिवार के प्रति वफादारी दिखाने के लिए कांग्रेस के नेता कैसे सड़क पर उतरे, इसका एक वायरल वीडियो भी दिखाता हूं। कांग्रेस के एक नेता हैं अजय कुमार। दिल्ली में आज प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और गाड़ी में जगह नहीं होने की वजह से उन्हें हिरासत में नहीं लिया, तो वो परेशान हो गए। सड़क पर ही वो गाड़ी के सामने खड़े होकर कहने लगे कि अरे मुझे भी ले लो। एक बार पूरा वीडियो देखिए। टेक मी यार, हमको घुसने दो यार। You need to take me यार, हमको घुसने दो यार। You need to take me यार, हमको घुसने दो यार। You need to take me यार, हमको घुसने दो यार। ये कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह है। अजय जी भले आदमी हैं, लेकिन अटेंडेंस तो लगा नहीं कि हम भी आपके लिए गए पुलिस स्टेशन, तो कह रहे हैं हमको भी बैठाओ, और बस चली गई और अंदर वाले देख के अंदर हंस रहे, अरे अजय जी रह गए सड़क। खैर, ये एक वीडियो वायरल हुआ। वैसे जिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को कांग्रेस पानी पी पी कर कोस रही है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं।
स्थापना 1956 में ही हो गई थी, लेकिन 2005 तक ईडी के पास कुछ खास ताकत थी नहीं। और 2005 में सरकार किसकी थी? यूपीए की। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्षा थी। ना तो ईडी खुद से किसी मामले की जांच शुरू कर सकती थी 2005 तक, ना किसी को पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती थी। लेकिन 2002 में संसद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पास किया गया। इस वक्त एनडीए की सरकार थी। इस कानून का मुख्य मकसद काले धन को सफेद करने से रोकना था। अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाना था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कानून से जांच एजेंसी को आरोपी के धन को जब्त करने का अधिकार मिल गया। 2002 में यह कानून तो बन गया एनडीए के जमाने में, लेकिन यह लागू हुआ 2005 में, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। इस कानून के लागू होते ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को काले धन और आर्थिक अपराध के जांच की खुली छूट मिल गई। 2005 पीएमएलए के लागू होते ही ईडी के पास आरोपी को नोटिस भेजने, गिरफ्तार करने और संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया। तब यूपीए की सरकार को मात्र 1 साल हुआ था सत्ता में आए हुए, और ईडी को यह ताकत दी गई। ईडी को 1 साल में ही ताकतवर बनाया गया और आरोप लगता है कि यह विरोधियों को परेशान करने के लिए था। यह आरोप तो आज भी लग रहा है। लेकिन ईडी को पावरफुल तो आपने ही बनाया ना भाई। कांग्रेस सरकार ने ईडी को ताकतवर बनाया, तो इसके दुरुपयोग का आरोप भी कांग्रेस पर खूब लगा। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कैसे कैसे आरोप लगे थे, आपको जरा याद दिलाता हूं। गुजरात दंगों के मामले में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने का आरोप सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर लगे। अभी तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में यह आरोप लगे थे अहमद पटेल ने नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए थे और बीजेपी ने दावा किया था कि यह रकम सोनिया गांधी के इशारे पर दिए गए थे। यह अभी रिसेंटली आरोप लगा है। 2010 में गुजरात के उस समय के गृहमंत्री अमित शाह को सीबीआई ने सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर केस में गिरफ्तार किया। बाद में अमित शाह बरी हो गए और आज देश के गृहमंत्री हैं। 2012 में यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन रेड्डी को गिरफ्तार किया। जगन रेड्डी करीब 16 महीने तक जेल में रहे। बाद में जगन रेड्डी जेल से निकले, आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2013 में डीएमके ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया। इसके ठीक बाद सीबीआई ने एमके स्टालिन के घर पर छापे मारे। आज वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। 2007 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हुई, लेकिन जांच में कुछ निकला नहीं। ये एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप दूसरे नेताओं ने जब लगाए यूपीए के जमाने को लेकर, वो आपको याद दिला रहा था। जांच एजेंसीज की मदद से कैसे बदला लेने का आरोप लगा, ये आपने देखा। लेकिन कांग्रेस नेताओं के लिए वफादारी दिखाने का भी दिन था आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी के समर्थन में सड़क पर निकले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो सोनिया गांधी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ईडी को सोनिया गांधी के घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी। एक बार सुनिए उनको। इस सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप किस महिला को किस रूप में आप व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाके बयान ले सकते थे, कई बार लेते हैं, ईडी वाले घर जाते हैं बयान देते हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई अशोक गहलोत जी से पूछे कि क्या ईडी की जो पूछताछ होती है उसमें सबके घर पर जाकर पूछताछ की जाए क्या, या गांधी परिवार के लिए अलग नियम, या ये कोई उनसे पूछे कि सोनिया गांधी जी ने क्या रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे घर में ही पूछताछ कर लीजिए और उसे मना कर दिया गया। आपने मना नहीं किया, आपने रिक्वेस्ट नहीं की, तो जैसे बाकियों को बुलाया जाता है वैसे बुलाया गया। लेकिन अशोक गहलोत साहब को लगता है कि भैया घर पे पूछताछ होनी चाहिए थी सोनिया गांधी से। और यूपीए के राज में करुणानिधि 80 साल के थे, उनकी पत्नी को ईडी ने बुलाया था इसी तरह से पूछताछ के लिए। तब अधीर रंजन चौधरी तो अशोक गहलोत से एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि सरकार ने ईडी को इडियट बना दिया है। सुनिए जरा। हमारे यहाँ का मार्शल लॉ चल रहे हैं क्या? ये ईडी को इडियट बना दिए हैं ये सरकार ने। ईडी को इडियट बनाते हुए ये सरकार घिनौनी साजिश कर रहे हैं। एक महिला जो कुछ दिन पहले ही अस्पताल में दर्ज हुई थी, जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सरकार उसकी
खिलाफ, मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ जिस तरीके की हिंसा और अत्याचार की सियासत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग वो देख रहे हैं। अगर सोनिया गांधी जी की कुछ हो गई तो हिंदुस्तान की आम जनता ये सरकार को नहीं माफ करेंगे। बताइए, ईडी को इडियट बुला रहे हैं, कह रहे हैं सोनिया गांधी जी को कुछ हो गई तो जनता माफ नहीं करेगी। अरे भाई, सोनिया गांधी जी की तबीयत कुछ दिन पहले खराब थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं नहीं आ सकती, तो क्या जबरदस्ती बुलाया गया था? उनको वक्त दिया गया। जब उन्होंने कहा कि हां मैं आ सकती हूं पूछताछ के लिए, तब बुलाया गया। लेकिन सड़क पर उतरकर कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी के खिलाफ हिंसा। कहां हिंसा हुई भाई, कहां हिंसा हुई? सोनिया गांधी के बचाव में अधीर रंजन चौधरी ने एक और अनोखा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का कोई आदमी यह कभी यकीन नहीं करेगा कि जो पार्टी 54 साल हिंदुस्तान की सत्ता में रह चुकी है, उस पार्टी की तरफ से 90 करोड़ रुपया, सिर्फ 90 करोड़ रुपया हमें घोटाला करने की जरूरत पड़ेगी। यह सिर्फ एक सियासत है, यह बयान दे रहे हैं वो। मतलब वो कह रहे हैं कि 90 करोड़ रुपया तो कुछ है ही नहीं, और हम इतने साल रहे 90 करोड़ का करेंगे। 90 करोड़ का करना होगा तो बहुतों का करेंगे। यह तर्क है क्या उनका? पिछले 3 दिनों से संसद में जीएसटी और महंगाई पर खूब हंगामा हो रहा है, याद है ना? कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्य प्लेकार्ड लेकर वेल में पहुंच रहे थे। इन प्लेकार्ड पर जीएसटी और महंगाई जैसे शब्द लिखे हुए थे, जबकि जीएसटी काउंसिल में खुद ये लोग हां किए कि 5% लगाइए। संसद में हंगामा कर रहे थे। चलिए ठीक है, पोस्चरिंग कर रहे थे कि हम पब्लिक के साथ हैं। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा था कि सरकार महंगाई पर चर्चा से भाग रही है। पिछले 3 दिनों की तरह आज भी संसद में हंगामा हुआ, लेकिन आज भी विपक्षी सांसद सदन में प्लेकार्ड लेकर पहुंचे। लेकिन आज मुद्दा बदल गया। आज प्लेकार्ड पब्लिक के लिए नहीं था, आज प्लेकार्ड पर सोनिया गांधी और ईडी लिखा हुआ है। आम जनता का दर्द कांग्रेस भूल गई और आज सोनिया गांधी के समर्थन में हंगामा करने लगे। हालांकि विपक्ष के इस हंगामे की वजह से आज भी संसद का काम चल नहीं पाया। संसद में सोनिया गांधी के समर्थन के लिए कांग्रेस नेता इतने बेचैन थे कि एक साथ कई नेताओं ने एक ही मुद्दे पर स्थगन का नोटिस दे दिया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दुरुपयोग पर स्थगन प्रस्ताव दिया और चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर स्थगन का नोटिस देकर चर्चा की मांग की। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर राज्यसभा में व्यावसायिक नोटिस को निलंबित कर दिया। अब जैसे एफआईआर क्लब होती है, वैसे इनकी चर्चा क्लब करा देनी चाहिए। सबको तो एक ही मुद्दे पर करनी। यानी कल तक महंगाई को मुद्दा बनाने वाले कांग्रेस नेता आज गांधी परिवार की रक्षा के लिए संसद में हंगामा कर रहे थे। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया कि आज कांग्रेस ईडी पर चर्चा चाहती थी, लेकिन सरकार ने नहीं होने दी। जीएसटी पर चर्चा करो, स्थगन स्थगित। महंगाई पर चर्चा करो, सदन स्थगित। अग्निपथ पर चर्चा करो, सदन स्थगित। एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा करो, सदन स्थगित। आज सरेआम देश की जनता की आवाज दबाई जा रही है। इस अहंकार और तानाशाही पर सत्य भारी पड़ेगा, यह राहुल गांधी ने ट्वीट किया। आज एक और दिलचस्प बात देखने को मिली। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता संसद तो ठप कर रहे थे। सदन के बाहर गांधी जी की मूर्ति के पास विरोध तो जता रहे थे, लेकिन सड़क पर नहीं निकल रहे थे। निकला था, आपने देखा कि सड़क पर जो है पूरे इसी तरह से इतने बड़े बड़े नेता निकले हों। लेकिन आज जब बात गांधी परिवार के लिए लड़ने की बात थी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद के साथ साथ सड़क पर पूरे ताकत से निकले। यूथ कांग्रेस के कुछ लोग निकले थे विरोध प्रदर्शन करने, कुछ पोस्टर लगा। लेकिन यह ताकत जो अब दिखाई गई गांधी परिवार के लिए, वो आप आम लोगों के लिए दिखाई गई थी सड़क पर क्या? बड़े बड़े नेता सड़क जाम कर रहे थे क्या? कहीं नारेबाजी आपके लिए कर रहे थे क्या? कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि वो महात्मा गांधी की पार्टी, लेकिन गांधी के सत्याग्रह और कांग्रेस के आज के सत्याग्रह में काफी अंतर दिखता है। कांग्रेस के आज के सत्याग्रह में हिंसा है, लेकिन सही मायने में सत्याग्रह क्या होता है, इसे आज पूरी कांग्रेस को ध्यान से देख लेना चाहिए और उन बातों को फिर से सुनना चाहिए जो कोई और नहीं, महात्मा गांधी कहकर गए हैं, वो भी 1947 में। आपको महात्मा गांधी की वो बात जो उन्होंने कही, उन्हीं की आवाज अब आप सुनने जा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं देख रहा हूं कि हमारे मुल्क में काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है, ऐसा कहते हैं। तो मुझको बड़ा शक है कि जिस जगह पे वो कहते हैं सत्याग्रह चलता है, वहाँ सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो, लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है। और आज जो कोई भी आदमी
पैसे भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो या तो देशी राज्यों में हो, कि जिस जगह पे वो सत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको इतना समझ लेना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था, अगर सत्य है तो सत्य का आग्रह तो हमेशा हर हालत में करना ही चाहिए। ये गांधी जी थे जो बता कर गए कि सत्याग्रह क्या होता है। आज गांधी परिवार के लिए जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं उन्हें यह बात याद दिलाना जरूरी था कि बापू कहकर क्या गए। खैर, विपक्ष को आपकी तकलीफ की कितनी चिंता है वो तो दिख रहा है, लेकिन हमें आपकी तकलीफ की चिंता है। इसलिए पाठशाला में अब एक्स्ट्रा क्लास, जिससे आपसे जुड़ी एक जरूरी खबर का चैप्टर खोलता हूं। भारतीय रेलवे ने बुजुर्ग यात्रियों यानी सीनियर सिटीजन्स को दिए जाने वाले 50% किराए छूट को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। पहले आपके माता पिता जाते थे, सीनियर सिटीजन जाते थे तो 50% देते थे ना रेल का टिकट का भाड़ा। अब वो खत्म कर दिया रेलवे। कोविड महामारी के दौरान सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट बंद कर दी गई थी, जिसे अब दोबारा शुरू ही नहीं किया जाए। लोकसभा में रेल मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि खिलाड़ियों को रेल किराए में मिलने वाली छूट को भी बंद किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में कितना डिस्काउंट मिलता था, एक बार जरा आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा सरकार यह कर क्यों रही है और क्या उसे करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक, इनको रेलवे का बता रहा हूं, रेलवे की जो छूट मिलती थी 60+ वालों, 60+ जो पुरुष थे उनके लिए कहा जाता था कि बेसिक किराए में 40% का डिस्काउंट हो जाता था, यह कंसेशन मिलता था। और जो 58+ महिलाएं होती थीं उनको मिलता था 50% का कंसेशन, 50% छूट होती थी किराए में। अब यह बंद कर दिया। रेलवे में कितने वरिष्ठ नागरिक सफर करते हैं यह भी आपको बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना इंपैक्ट होता है। जो यात्री हैं वरिष्ठ, वो कितने हैं जरा ये देखिए। 19-20 में 6 करोड़ और 18 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने यात्रा की थी। तो ये सारे लोग अगर इतने ही 6 करोड़ 5 करोड़ लोग करेंगे तो सब पर इंपैक्ट पड़ेगा। 2020-21 में चूंकि कोरोना था तो ये आंकड़ा गिर गया यात्रियों का, और ये 1 करोड़ 90 लाख था, करोड़ यात्री थे, वरिष्ठ यात्री। 21-22 में 2021-22 में ये 5 करोड़ 55 लाख यात्री है। तो करीब 5 करोड़ एवरेज मान के चलिए, ये साल छोड़ दीजिए, तो 5 से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक यात्रा करते हैं। अब आप सोचिए 5 करोड़ 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले कंसेशन को मार्च 2020 में टेम्पररी तौर पर रोक दिया गया था। और यह कहा गया था कि कोरोना की वजह से ऐसा किया गया है जिससे कोरोना में वरिष्ठ नागरिक रेल यात्रा कम करें। जब यह रोक लगाई गई थी उस वक्त की आपको प्रेस रिलीज भी दिखा रहा हूं। तब से उसको शुरू ही नहीं किया गया और अब तो परमानेंट बंद कर दिया। मार्च 2020 में जब वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले डिस्काउंट में रोक लगाई गई थी तो उसके बाद यह लगातार पूछा जाता रहा कि आखिर इस रोक को हटाएंगे कब फिर से वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट मिलनी शुरू। लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। रेल किराए में 53 कैटेगरी के लोगों को कंसेशन मिलता था। इन कैटेगरी में अब सिर्फ जिन्हें कंसेशन मिलेगा उनमें दिव्यांगजनों की 4 कैटेगरी है, मरीजों की 11 कैटेगरी है, छात्र और युवाओं की 11 कैटेगरी। वरिष्ठ नागरिक अब इससे बाहर हो गए और बाकी भी बंद हो गए। रेल मंत्रालय ने कंसेशन फिर से न देने की जो वजह बताई है उसमें कहा गया है कि लगभग सभी क्लास में रेल किराया पहले से कम है। कम किराए और कंसेशन की वजह से रेलवे को नुकसान हो रहा है।
रेलवे पहले से ही यात्रियों के किराए का 50% खर्च उठा रही है। इसके अलावा कोरोना के कारण पिछले 2 साल में किराए से आमदनी घटी है। किराए से मिलने वाले आय घटने का रेलवे की वित्तीय स्थिति पर आगे बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों के लिए किराए में रियायत फिर से शुरू करना ठीक नहीं। अब जरा मैं रेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप बंद कर देंगे, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कंसेशन तो पूरा हो जाएगा। कोई पूछे कि सांसद जो जाते हैं और उनको तो फर्स्ट क्लास का टिकट देते हैं, शायद उनसे वसूलिए पैसा, विधायकों से, नेताओं से वसूलिए पैसा। वरिष्ठ नागरिक जो बेचारे अपना पैसा बचाए हुए हैं और उससे अपना टिकट कटा रहे हैं, उसी में कंसेशन नहीं दीजिएगा, वो भी 40% बंद कर दीजिएगा तो रेलवे चमक जाएगा। रेल मंत्रालय ने 3 साल के आंकड़े भी दिए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले कंसेशन से रेलवे को कितना नुकसान हुआ। जरा मैं आपको ये आंकड़े सुनाता हूं, आप सुनिए और सोचिए कि क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों का खर्चा उठाना इस सरकार के लिए इतना मुश्किल हो गया है क्या? वरिष्ठ नागरिक, इनको जो कंसेशन मिल रहा था, कंसेशन में सरकार का खर्च आपको दिखा रहा हूं, सरकार का खर्च, ये रेलवे का बता रहा हूं आपको, रेलवे जो वरिष्ठ नागरिकों को कंसेशन मिलता था 2017-18 में, ये सरकारी आंकड़े हैं, 1491 करोड़ रुपए का कंसेशन दिया गया था वरिष्ठ नागरिकों को। 2018-19 में कितना कंसेशन दिया गया? 1636 करोड़। 2019-20 में कितना दिया गया? 1667 करोड़। आप मुझे एक बात बताइए रेल मंत्री जी, क्या इस देश की चुनी हुई सरकार के पास देश के वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको देने के लिए साल भर में 1500-1600 करोड़ रुपया नहीं है कंसेशन के तौर पर देने के लिए? 1500-1600 करोड़ नहीं है। सेना में मान लीजिए एक बार के लिए जब अग्निवीर लाया गया और उसका एक पक्ष यह था कि बहुत लोगों को पेंशन देनी पड़ती है और वो लाखों करोड़ में था तो लॉजिक समझ में आता था। रेल किराए में 1500 करोड़ रुपया बचाकर वो जो रेलवे वो नुकसान में चलता है वो सुधर जाएगा। ये लॉजिक है, ये तर्क है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी इस देश को दी है, जो सेना में जाता है वही देश के लिए समर्पित होता है। जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनका एक एक रुपया, आपने कभी देखा है अपने घर में बुजुर्गों को? उनके पेंशन का पैसा आता है और उसमें से अपने पोता पोती को कुछ देना हो, नाती नतनी को कुछ देना हो तो निकाल के देते हैं, तो गिन के देते हैं कि कितना बचेगा कितना रहेगा। एक एक चीज कई लोग कॉपी पे लिखते हैं। उस वर्ग को देने के लिए आपके पास साल में 1500 करोड़ रुपया नहीं है, क्योंकि रेलवे को नुकसान हो जाएगा। बाकी कैटेगरी का नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश के वरिष्ठ नागरिकों को देने के लिए सरकार के पास 1500 करोड़ रुपया नहीं है। क्या बात है? सोचिए सर, इस पर एक बार सोचिए। उन लोगों को जरूरत है। भले किराया न बढ़े, लेकिन रेल से सफर करना महंगा होता जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसके लिए रेलवे क्या क्या तरीके अपना रहा है आपको बता देता हूं। ट्रेन में स्लीपर कोच की संख्या कम कर दी। 22 कोच की हर ट्रेन में सिर्फ 2 स्लीपर कोच होंगे और एसी कोच की संख्या 8 से बढ़ाकर 14 कर दी गई। यात्री एसी कोच में सफर करने को मजबूर होंगे। 2020 में 508 पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस में बदला गया। पैसेंजर के मुकाबले एक्सप्रेस का किराया ज्यादा होता है, तो आप किराया ले रहे हो, आप सुविधा के नाम पर एसी कोच कर रहे हो, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं, उसको नहीं जाना, वो कैसे जाएगा फिर? और आप कह रहे हो कि हम कंसेशन भी नहीं दे सकते वरिष्ठ नागरिकों को। भारतीय रेलवे को स्पेन सरकार से सीखना चाहिए। महंगाई से निपटने के लिए स्पेन की सरकार ने रेल किराए में छूट का बड़ा कदम उठाया। स्पेन में महंगाई के कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए स्पेन की सरकार ने कई ट्रेन में सफर बिल्कुल फ्री कर दिया। यह 1 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूं सर। इस साल 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 300 किलोमीटर से कम दूरी की सभी ट्रेन में यात्रा मुफ्त होगी। इसके अलावा पिछले महीने स्पेन में
सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 30% डिस्काउंट देने का भी फैसला किया था, जिसमें मेट्रो, बस और ट्रैम शामिल है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि अगर बहुत पैसा बचे तो समझ में आता है। 1000, 1500, 2000 करोड़ के लिए, सरकार के लिए 1500 करोड़ कुछ नहीं होता सर, इतना बड़ा देश चला रहे हैं। कह रहे हैं अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी, और जिस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी में आगे बढ़ेगी उसके पास अपने वरिष्ठ नागरिकों को देने के लिए 1500 करोड़ रुपया ना हो कंसेशन के तौर पर, क्या है प्रगति सर? खत्म है ना प्रगति। रोकना है तो सांसदों का रोकिए ना सर। बोलिए सांसद भरे अपना पैसा, बोलिए बड़े बड़े नेता भरे अपना पैसा, लीजिए उनसे और दीजिए देश के वरिष्ठ नागरिकों को। जिसको ज्यादा जरूरत है उसको देना चाहिए। सोचिएगा, रेल मंत्री जी रिक्वेस्ट है, सोचिएगा इस पर। ये देश के नागरिकों की आवाज। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चल रहा है। गुजरात में लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बांध और बैराज ओवरफ्लो हो रहे हैं, लिहाजा गुजरात के उकाई बांध से 1.99 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो तापी जिले में तापी नदी पर बना है। बांध से पानी छोड़ने के बाद गुजरात के कई जिले प्रभावित हुए हैं। पानी छोड़े जाने से पहले उकाई डैम का जलस्तर अपने रूल लेवल 333 को पार कर 333.38 पर पहुंच गया। बांध का लेवल बनाए रखने के लिए बांध से पानी छोड़ा गया। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद अब वाटर लेवल 10 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का मानना है कि गुजरात में हालात तभी काबू होंगे जब बारिश थमेगी। कोटा में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोटा में 46 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसके कारण शहर के कई इलाकों और आसपास के गांवों में पानी भर गया है। कोटा के दीगदोह कस्बे के सबसे ज्यादा बुरे हाल हैं। यहाँ सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक में पानी भर गया है। हालात इतने खराब हैं कि पूरे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को गहरे पानी से गुजरकर इधर उधर जाना पड़ रहा है। पानी की वजह से लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो जा रही हैं, जिसके बाद वो पानी में धक्का मारकर उसे ले जा रहे हैं। देखिए कैसे रेल के पुल के नीचे पानी की वजह से इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई। ये ट्रैक्टर चालक ट्रॉली में सीमेंट भरकर ले जा रहा था, तभी ट्रॉली का संतुलन बिगड़ा और वो पलट गई। भारी बाढ़ के कारण कोटा के कई गांवों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ बारिश के हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है।